बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज़ कर चुके हैं अपने इस लेक्चर का। आज आप लोगों के साथ ही मेरा पहला लेक्चर है, मीन टू से कि ये बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है। और आई नो यू पीपल आर ट्राइंग टू बी अ डॉक्टर बाय योर ओन चॉइस, और आई नो वेरी वेल कि वो जो लोग जो मेडिकल में आते हैं दे आर वेरी मच कंसिस्टेंट in their approaches, and then they always try to learn the things from the base on logical grounds. अगर आप शुरू से किसी बात को अकली बुनियाद पर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बायोलॉजी या कोई भी और साइंस का जो शाख है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। बीइंग योर बायोलॉजी टीचर, माय नेम इज़ शहजाद वहीद। ये शहजाद वहीद की जिम्मेदारी है कि वो आप लोगों को कोई बात नहीं बल्कि हर एक बात किसी लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर बताए, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो और बायोलॉजी आप लोगों को ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आए। आप कुछ भी खाएं, आप कुछ भी पिएं, कुछ भी ऑब्जर्व करें, तो आपके इल्म से, आपके गुफ्तार से, आपकी स्पीच नजर आना चाहिए कि यू आर स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस, राइट। आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस व रुबाब आखिर। अगर मैं इस मुश्किल से शेर को एक सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मतलब होगा फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। आप मोटिवेशन शो करेंगे, आप इखलास शो करेंगे अपनी लर्निंग में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी राइटिंग में, अपने पेपर अटेम्प्ट करने के स्टाइल में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल हासिल करने से नहीं रोक सकती। सो बी मोटिवेटेड। अगर आपके मार्क्स कोई थोड़े से कम भी आए हैं ग्रेड 9-10 में, तो इट वॉज पास्ट। फ्यूचर, वेरी ब्राइट फ्यूचर इज अहेड ऑफ यू। यू मस्ट बी वेरी मच मोटिवेटेड, यू मस्ट बी कमिटेड। नेवर क्विट योर ड्रीम्स। अपने ख्वाब को कभी मत छोड़ें। इफ यू आर स्टकिंग टू योर ओन गोल्स, इफ यू आर सेटिंग योर ओन गोल्स, आप अपनी मंजिल का तय खुद करने वाले हैं तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो विद दिस इंट्रोडक्टरी you can say lecture, introductory advices, now I want to start the very first chapter of biology, and name of that very chapter is what? Introduction. So without wasting a single moment, let's move to the whiteboard. Yes my dear future doctors, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं तो यू नो वेरी वेल कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, हमारी आखिरी मंजिल, हमारी आखिरी ख्वाहिश, हमारी आखिरी तमन्ना या आरजू क्या है कि हम एक डॉक्टर बन जाए। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं आप लोगों से एड्रेस करूँ, मैं ये मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा डालता रहूँ, ये लफ्ज़ कह के कि यस माई फ्यूचर डॉक्टर्स, राइट माई डियर डॉक्टर्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट? इंट्रोडक्शन। अब मेरी हैबिट क्या रहेगी इस पूरे आप लोगों के साथ जो हमारा सफ़र है इस कैमरे की आंख के थ्रू, वो ये कि मैं आप लोगों के लिए एक फ्लैश कार्ड तैयार करूं जिसमें मैं आप लोगों के स्टूडेंट्स, सोल आप लोगों के क्या लिखूं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपको क्या क्या आना चाहिए। और हमारी ये भी ख्वाहिश होगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आप लोगों से बहुत टू दी पॉइंट लेकिन कॉन्सेप्चुअल बातें करें, वो वाली बातें जो ज़िंदगी में आप लोगों के लिए मुख्तलिफ मकाम पे मशअल राह बन के आपको गाइड कर रही हूँ। और शायद आप कभी जब दुआ पढ़े, नमाज पढ़े, तो आपके हाथ हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करने के लिए उठे, राइट। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट ये है कि इस फ्लैश कार्ड को अगर आपके माइंड में इस सीक्वेंस में आपने रख दिया है तो आप इसे कॉन्सेप्ट मैप भी कह सकते हो। यानी कि ये चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं, ये फ्लो आपके माइंड में, ये सिर्फ ये वाला अगर एक छोटा सा पीस ऑफ वाइट बोर्ड भी आपके माइंड में होगा तो आप लोग बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इस चैप्टर में आप लोगों ने या इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या सीखना है। सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग। ये एक एफर्ट आप लोगों के लिए गई है, इससे आप बिल्कुल गौर से, तवज्जो से इसको देखेंगे तो ये वाले की पॉइंट्स, ये हाइलाइट्स, ये एक एक नंबरों की कहकशां हो सकती है आप लोगों के लिए अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे। सो माय स्टूडेंट्स, वी वांट टू स्टार्ट with the definition of biology. So we want to write what? Definition of biology.
अब ग्रेड 9 में डेफिनेटली आप लोग ये वर्ड पढ़ के आए हैं कि बायोलॉजी इज अ कंपाउंड वर्ड। आपको पता है कि हम हिस्ट्री में ये बात करते हैं कंपाउंड जब दो एलिमेंट आपस में मिले, तो कंपाउंड वर्ड से बराबर जब दो लफ्ज आपस में मिले तो उनमें से एक का नाम है स्टूडेंट बायोस और दूसरे का नाम है लॉगोस, राइट। अब बायोस का मतलब होता है यू नो वेरी वेल लाइफ और अबाउट लाइफ, एंड लॉगोस का मतलब क्या होता है टू स्टडी, यानी कि ये मेरे पास बायोलॉजी की ये साइंस की वो वाली शाख है कि जिसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे होते हैं, लाइफ। मैं अज़राह फन मजाक के तौर पर यह बात करता हूं कि हम वो लोग हैं जो जिंदगी से प्यार करने वाले हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो एटम बम बनाएं लोगों के ऊपर गिराएं या केमिकल बॉम्ब बनाएं और लोगों के ऊपर गिराएं और उससे जिंदगी खत्म हो जाए। हम तो उस पर्टिकुलर सांप को भी इकोसिस्टम में से खत्म नहीं करना चाहते जो हमें डस के हमें मार सकता है। हमें ये बात पता है कि अगर हम उस स्नेक को भी पॉजिटिवली यूज करें तो हम उससे भी कई इंसानों की जान बचा सकते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम वो लोग हैं जो जिंदगी से प्यार करते हैं। वी स्टडी व्हाट द लाइफ, वी स्टडी वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वी वांट टू पे ट्रिब्यूट। हम तो सल्यूट करना चाहते हैं, सलाम करना चाहते हैं हर उस टाइनी से टाइनी क्रिएचर को जो इस इकोसिस्टम में अपना किरदार अदा कर रहा है। मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। यानी कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक छोटी से छोटी चीज को देखें, जिसे हम वायरस कह रहे हैं, बैक्टीरिया कह रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज का भी मेरे इकोसिस्टम में एक रोल है। इट इज नॉट यूजलेस, एवरी टाइनी क्रिएचर इज contributing a lot in the existence of this ecosystem, right? तो हम वो लोग हैं जो किससे प्यार करते हैं स्टूडेंट्स, बायोलॉजी से, मींस लाइफ से। अब अगले पैराग्राफ में जैसे मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया कि हम कोशिश करेंगे कि हम बुक के साथ स्टक रहें, तो अगले पैराग्राफ में आप लोगों से कहा गया कि अगर हम लाइफ को स्टडी करने वाले लोग हैं तो क्या हम लाइफ के बारे में हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत से मजहबी बातों का या थियोलॉजिस्ट्स का जवाब नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे जी जिंदगी बताने की लॉजिक क्या है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन और व्हाई देयर इज लाइफ, इट इज ए लॉजिकल क्वेश्चन फॉर अ बायोलॉजिस्ट, राइट। हम इसका जवाब हरगिज नहीं दे सकते। इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कैसे लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है IRQs, यानी कि ये बीइंग बायोलॉजिस्ट ये मेरे लिए एक IRQ है, मींस इररेलेवेंट क्वेश्चन है, राइट। इस इररेलेवेंट क्वेश्चन के अलावा और भी बहुत से सवाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिंदगी कैसे वजूद में आई, जिंदगी जमीन पे वजूद में आई या जमीन के अलावा कहीं और वजूद में आई। चलें मान लेते हैं जिंदगी जमीन पे वजूद में नहीं आई, तो फिर जहां ये वजूद में आई थी वहां कैसे वजूद में आई थी। तो ये वो ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें हम लोग बीइंग बायोलॉजिस्ट एड्रेस नहीं करना चाहते। शायद हमारे ये फिलोसफर और थियोलॉजिस्ट और हमारे जो रिलीजन से कंसर्निंग लोग हैं उनके क्वेश्चंस। लेकिन ये बात हमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि आप अपनी हर साइंटिफिक प्रॉब्लम का आंसर अपने कुरान में ढूंढे, आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो बात जो कुरान में लिखी है आपकी अकल उस काबिल है कि आप उसे इवेलुएट कर सकें, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम इन इररिलेवेंट क्वेश्चंस के अंदर नहीं जा रहे। हम साइंस के लोग, शायद आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था, 10 में पढ़ा था या उससे प्रीवियस क्लासेस में, कि हम हवासे खमसा पे बिलीव रखते हैं, जो 5 हमारी सेंसेस हैं, राइट। हम उन पे बिलीव रखते हैं बिकॉज कि हम किसी चीज़ को छू नहीं सकते तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। सो वी ऑलवेज बिलीव इन एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदा मेरे से ये पूछे कि रूह क्या है, तो आई कैन नॉट कैरी आउट एक्सपेरिमेंट विद द स्पिरिट और रूह। तो आई मस्ट, बीइंग साइंटिस्ट, आई मस्ट नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन आंसरिंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्पिरिट और रूह। यू गॉट द पॉइंट। अब हम देखते हैं कि फिर रेलेवेंट क्वेश्चन क्या है। नाउ वी वांट टू डिस्कस सम RQs,
RQ स्टैंड फॉर रेलेवेंट क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चन। तो मेरे पास स्टूडेंट्स रेलेवेंट क्वेश्चन ये जरूर हो सकता है कि मान लेते हैं हम लाइफ को स्टडी करने वाले लोग हैं, तो फिर what is the definition of life? Now we don't want to define biology, we want to define life. हम तो लाइफ के बारे में बात करें, तो आंसर ये हमारे डियर स्टूडेंट्स कि लाइफ की तारीफ अगेन मुमकिन नहीं। वो आपको मेरी इस बात से कोई कवायद तो याद आ ही गई होगी। तो हम बात ये कर रहे हैं कि लाइफ की तारीफ मुमकिन नहीं। हाँ ये ज़रूर है, हम इस वक्त स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, हाँ ये ज़रूर है कि मेरे पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर वो किसी चीज़ में पाई जाएं तो हम उसके बारे में ये कहते हैं कि वो ज़िंदा है, और अगर उनमें से खूबियाँ मिस हों तो फिर हम उसे बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज सपोज टू बी नॉन लिविंग, यानी कि हम लाइफ की नहीं बल्कि लिविंग थिंग्स को डिफाइन करें। तो मैंने सबसे पहली बात जो आपकी बुक में पढ़ी, जो आप भी पढ़ रहे हैं यकीनन, वो ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास सबसे पहला फीचर क्या है। वी वांट टू राइट इट एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो मुझे क्या नजर आया सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म, ये वाली चीजें जिन्हें हम जिंदा कहना चाह रहे हैं, वो चाहे बहुत सिंपल हों या वो मेरे पास बहुत कॉम्प्लेक्स हों, चाहे वो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है बहुत सिंपल या वो मेरे पास क्या है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, चाहे वो मेरे पास यूनिसेलुलर है, मतलब ये कि वो एक सेल पे मुश्तमिल हैं, या वो मल्टी सेलुलर हैं, या वो डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट कर रही हैं। लेकिन इन सब में एक खूबी जरूर है कि दे हैव गॉट अ जेनेटिक प्रोग्राम। क्या मतलब हुआ, उस पर्टिकुलर सेल ने या ऑर्गेनिज्म ने अपने नंबर ऑफ सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है। जब आप दुनिया में आए थे तो शायद आप इतने से होंगे, और अब आप लोगों के कद इस एज में एट द स्टेज ऑफ FSC शायद अपने पेरेंट्स के बराबर हो गए होंगे या होने वाले होंगे। आप लोगों के कद में जो इजाफा था, इट इज बेसिकली ग्रोथ। आप ये बात कह सकते हैं कि अगर मैं एक बैलून में हवा भर दूं तो क्या उसके साइज में इजाफा नहीं हुआ, तो क्या मैं उसे ग्रोथ कह सकता हूं? तो आंसर इज नो, बिकॉज कि हमारे वाले केस में ऐसा नहीं है कि हम जब चाहें अपने मैस को कम कर ले, जब चाहे ज्यादा कर ले। हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारा इंक्रीज इन साइज, इट इज परसिस्टेंट, इट इज नॉट समथिंग लाइक बैलून कि हवा हमारी निकल गया, राइट स्टूडेंट्स। फिर दूसरी बात यह है कि हमें ये एबिलिटी है लिविंग थिंग्स में कि अगर वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रोथ अगर उनके अंदर कभी कोई इंजरी हो जाती है तो वो उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। ग्रेड 9-10 की बुक में आप लोगों ने बिल्कुल दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जिसमें से एक का नाम आपने पढ़ा था एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। आपके हर सेल को पता है कि उसे कब डिवाइड करना है, उसकी एवरेज लाइफ कितनी है, कब तक वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा, और कब उस पर्टिकुलर सेल की फिजिकल या नेचुरल डेथ हो जाएगी। फिर आपने एक इससे एसोसिएटेड टर्म भी पढ़ी थी, उसका नाम था व्हाट? नेक्रोसिस। अब ये एक सुसाइडल डेथ है। तो जितने भी ये सेल्स हैं इनमें ये प्रोग्राम दिए हुए अल्लाह ताला ने उनको प्रोग्रामिंग की हुई है उस सेल की कि तुमने कब डिवाइड करना है, कब अपने हार्मोनल, कब तुमने अपने एंजाइम के रेफरेंस से पीक पर जाना है, और कब तुम्हारे एंजाइम की डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी और कब तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये देखें तो कम से कम इसकी जो रिलेशन है वो हमारी लाइफ की तरह सही है, राइट। कब हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम थोड़े से लड़के बन जाते हैं, फिर हम लोग नौजवान हो जाते हैं, फिर हम जवान हो जाते हैं, फिर हम उधेड़ में चले जाते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमारी डेथ हो जाती है। तो ऐसा ही कोई कैस्केड ऑफ इवेंट्स है हमारे सेल के साथ भी प्रेजेंट है। फिर दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि ये ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है कि दे कैन रेस्पायर, यानी कि ये ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 बाहर दे रहे हैं। ऑक्सीजन का लेना और CO2 को निकालना, ये बेसिकली क्या है? रेस्पायरेशन है, चाहे ये एक सेल कर रहा हो या कोई बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म कर रहा हो।
फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स ये है कि हमारी जो बॉडी है ये स्टैटिक नहीं है, इट इज कॉन्स्टेंटली absorbing the substances from the surrounding, carrying out some activity over in the terms of chemical reaction, right? और फिर उसके बाद इन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में जो एक वर्ड जनरेट करते हैं हम लोग, उसे हम बोलते हैं व्हाट? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मींस सम ऑफ ओवरऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल और इनसाइड द होल बॉडी. फिर यू नो वेरी वेल कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो सकता है. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. मीन टू से कि वी आर गोइंग टू ट्राई टू combine simple things and we are trying to construct a huge complex, right? अब इसे हम लोग क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? एनाबॉलिज्म. The other way is, other part of the metabolism is called as catabolism, and catabolism stands for karate, kata, torna, right? Okay, in this case we are going to carry out some destructive metabolism, and destructive metabolism is known as catabolism. And sum of overall means sum of anabolism plus catabolism is called as metabolism. I may write it for you that anabolism plus catabolism, it is called as what? Metabolism, right? So anabolism is sum of positive reactions, means construction, and catabolism means sum of negative reactions or destructive reactions. It is called as what? Metabolism. Then these particular cell, group of cell or the whole organism, it has the ability to keep its internal environment nearly constant. मैं आप लोगों से ये कहूं कि जनाब अभी आप लोग क्या किया? आपने फुटबॉल खेला है फॉर एग्जांपल, या आपने लॉन टेनिस खेली है, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है. एंड इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव हीट वेरी क्विकली, तो आप क्या करेंगे? आप जाके किसी ठंडे रूम में बैठ जाएंगे. ठंडे रूम में बैठने के बाद आपकी बॉडी में से हीट लूज होना शुरू हो जाएगी और आपका बॉडी का टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाएगा. तो क्या आपकी बॉडी का टेम्परेचर सब नॉर्मल ही रहेगा? तो आप यकीनन महसूस करेंगे कि ऐसा नहीं है. आपकी बॉडी थोड़े अरसे के बाद अपनी नॉर्मल टेम्परेचर को दोबारा से गेन कर लेगी बाय प्रोड्यूसिंग इवन मोर हीट. पहले हीट लूज करेंगे, फिर हम हीट को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं. लेकिन हम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ हीट अपनी बॉडी में हमेशा 37 के राउंड अबाउट क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे. एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन its internal environmental conditions nearly constant. We don't want to say 100% constant. We want to say nearly constant or fairly constant. तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये होम्योस्टेसिस हो रही, राइट? आपको प्यास लगी, आप बहुत सारा पानी पी लें. आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर एक्यूमुलेट हो गया है, तो उसको यूरिन के थ्रू पास कर दें, राइट? So this gain and loss is due to the fact that your body is trying to maintain water concentration in your body nearly constant, or it is trying to carry out what? Homeostasis. And then ability of the living organism is to produce offsprings of their own kind. This phenomenon is called as what? Reproduction. Re means दोबारा से, एंड प्रोड्यूस पैदा करना, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों के फोर फादर्स ने आपके फोर फादर्स को प्रोड्यूस किया, ऐसे ही आप लोग फोर फादर्स बन जाएं या अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दें. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिप्रोडक्शन. तो दुनिया में कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकती है. ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास है, राइट? एंड देन इरिटेबिलिटी. मिसाल के तौर पे आप ने देखा कि एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर फॉर एग्जांपल एक ईगल बैठा हुआ है या एक दरख्त है, उसके ऊपर एक स्पैरो बैठी हुई है फॉर एग्जांपल, और आप भाग के इसकी तरफ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है
कि दरख्त या पहाड़ उड़ जाता है और जो स्पैरो और ईगल है वो वहीं बैठे रहते हैं? एम आई राइट? या मैं गलत कह रहा हूँ? यकीनन मैं गलत कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि जब मैं भागकर उसके पास गया तो जो बर्ड्स है वो वहां से उड़ गए और जो ट्री और माउंटेन है वो वहीं पे रह गया। रीजन क्या थी? कि ये वाली दो चीजें मीन्स माउंटेन और ट्री, इट वॉज नॉट इरिटेबल और सेंसिटिव टू माई प्रेजेंस, दे वर नॉट फेल्ट थ्रेटेंड। उन्हें मेरे से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, उन्होंने इसको महसूस ही नहीं किया, तो वो वहीं पे रह गए। लेकिन जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या था, बर्ड था फॉर एग्जाम्पल, वो वहां से उड़ गया बिकॉज कि दैट वॉज सेंसिटिव टू माई प्रेजेंस, राइट? दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज व्हाट? इरिटेबिलिटी। हम इसे उर्दू में हसासियत पढ़ के आए, राइट? तो ये वो कुछ फीचर हैं कि अगर एक ही चीज के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है। अगर इनमें ये वाले फीचर्स नहीं होंगे या इनमें से मोस्ट ऑफ देम एब्सेंट होंगे, मिसाल के तौर पे एक और डिस्कस कर लेते हैं, क्या मूवमेंट, मूव कर सकना, एटलीस्ट मूव कर सकना या लोकोमोट कर सकना, ये भी लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है। आप ये कह सकते हैं कि जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? हमारी अपनी विल की वजह से हो रही है। आपकी जो व्हीकल्स हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन दे कैन नॉट डू इट एट देयर ओन। जब तक हम उनको स्टार्ट नहीं करेंगे, जब हमने गियर नहीं डालेंगे, वो मूव नहीं करेंगे। लेकिन मुझे मूव करने के लिए ऐसी किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। आई कैन मूव एट माई ओन विल, राइट? तो ये वो बातें हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होंगी तो हम उसे जिंदा कंसिडर करेंगे, और अगर ये बातें ना हुई तो हम कंसिडर करेंगे कि वो नॉन लिविंग है, उसके अंदर जिंदगी मौजूद नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, और उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स व्हाट? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आप लोगों की बुक में हम मूव कर गए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे। आप लोगों की बुक में इसको सिंपल एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन चूंकि माय डियर स्टूडेंट्स आई बिलीव इन कॉन्सेप्ट, आई एम ट्राइंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ योर लर्निंग। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आज से ही आप बातों को बड़े गौर से सीखना शुरू करें, आपकी मोटिवेशन पूरे 2 सालों में कभी कम ना हो, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतर। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों की बुक की तरह सिर्फ इन ब्रांचेस का नाम ना लिखें, बल्कि उनको हम थोड़ा बहुत साथ साथ एक्सप्लेन भी करें। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला नाम आपकी बुक पे लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या है? ये किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट से मुराद है हमारी जमीन की सतह पे, जमीन के अंदर या जमीन से ऊपर, किसी भी पॉइंट पर दो किस्म के लोगों का आपस में इंटरेक्शन है। नंबर 1, लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ। मिसाल के तौर पे मेरा रिलेशन मेरे भाई के साथ, मेरे फादर के साथ, मेरी मदर के साथ, मेरे किसी दोस्त के साथ, या अगर मैं अपने घर की बात कर रहा हूं तो मुमकिन है मेरे घर में कोई पेट एनिमल हो, मेरा रिलेशन उसके साथ। मैं इस दुनिया में रहते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, I cannot pass a normal life without some very beautiful clothes, right? I cannot pass a very good life without the assistance of a cobbler, जैसे हम लोग जूता बनाने वाला कहते हैं, right? मुझे मेरी इंटरडिपेंडेंस है दूसरे प्रोफेशंस के ऊपर, मेरी शख्सियत में उनका भी एक रोल है। I cannot have beautiful hairs without a barber, उसकी भी मेरी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंस। लेकिन जरा बात को गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या मेरे लिए सिर्फ लिविंग थिंग्स ही इंपॉर्टेंट है? तो अगेन आंसर इज नो। शायद आपको ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन इसको जरा सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव में आप देखिएगा, इल्मी लिहाज से आप देखिएगा कि अगर मेरा कोई बहुत करीबी जानने वाला मेरे से बिछड़ जाए या रूठ जाए तो उसके मेरे पास से चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा 1 मिनट रुक कर सोचें, अगर मैं 1 से 2 मिनट के लिए आप लोगों के ऑक्सीजन सप्लाई को काट दूं तो शायद आपकी जिंदगी की डोर भी कट जाएगी। तो लिविंग थिंग से ज्यादा एक और चीज इंपॉर्टेंट है फॉर माई एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज नॉन लिविंग थिंग, राइट? आई कैन नॉट सर्वाइव मोर देन, फॉर एग्जाम्पल, 1.5 मिनट विदाउट ऑक्सीजन।
I cannot make new cells without nitrogen. I cannot make new proteins without nitrogen. So, हम इस इकोलॉजी को किसी एक छोटी से ट्रायंगल से समझते हैं. Look at this. It is living organism number 1 and it is living organism number 2. Right? Both of them are interacting with each other. But simultaneously, they are also interacting with non-living things. And I think, मैंने आपसे पहले ये बात कही है कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन, अब जाहिर है मेरा अपने मदर फादर के साथ हो सकता है या होता है, लेकिन उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी बच्चे वहीं पे रहते हैं. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, समथिंग लाइक ऑक्सीजन, समथिंग लाइक CO2, समथिंग लाइक N2, समथिंग लाइक वाटर, राइट. तो ये थी मेरे पास वर्ड. आप लोगों की पहली ब्रांच. ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम अपने लेक्चर को यहीं पे रखते हैं और सेकेंड लेक्चर में हम आप लोगों से इसकी फर्दर ब्रांचेस के बारे में मज़ीद डिटेल से बात करेंगे. टिल दैट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स. बाय बाय.